हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है एंड बहुत खुश हैं बिकॉज फाइनली आपको वैकेंसी देखने को मिली है यूपी में, जिसका हम सालों से वेट कर रहे थे, यूपी अल्टी ग्रेड की। एंड यूपी में हम अगर बात करें तो यूपी में जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट टीचर की जॉब लेना चाहते हैं, हमारे पास इंटर कॉलेजेस में दो ऑप्शन होते हैं। एक यूपी गवर्नमेंट के एडेड इंटर कॉलेज होते हैं और दूसरे एलटी ग्रेड यानी राजकीय वाले जो कॉलेज होते हैं, वहां पर जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड दो तरह की वैकेंसी आती है। सो इन दोनों ही कॉलेजेस की बात करें तो हम कई सालों से वेट की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इससे पहले अगर एडेड कॉलेज की बात करें तो 2016 और 21 में दो वैकेंसी आई थी, जिनकी ज्वाइनिंग 2016 वाले की 20 में ज्वाइनिंग हुई थी और 21 वालों की ज्वाइनिंग हो गई थी। बट 22 में एक वैकेंसी आई, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। कंप्लीट क्या, उसका अब तक एग्जाम हमारा नहीं हो पाया है, एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया है आयोग, बार बार डेट चेंज हो जाती है, पोस्टपोन हो जाता है एग्जाम। एंड अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो उसकी वैकेंसी ये हमारी लास्ट टाइम जो आई थी वो 2018 में आई थी, उसके बाद से वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही थी। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करके जो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनने का सपना देख रहे थे, उनके लिए बड़ा लंबा टाइम इंतजार का हो गया था। बट फाइनली वैकेंसी हमें देखने को मिली है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज जब 18 की मैं बात करूं, जब मैं प्रिपरेशन वाली फेज में थी, तो उस टाइम पर, उससे पहले भी ऐसा ही लग रहा था कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है। तो जब ये वैकेंसी आई यूपी टीजीटी पीजीटी की भी उसी टाइम पर, एलटी ग्रेड की, यूपी प्राइमरी की उसी टाइम पर, प्राइमरी में भी बीएड वालों को जाने का चांस मिल गया था, एंड केवीएस की भी। इन सारे एग्जाम, ये सारे एग्जाम अबाउट एक ही टाइम पर हुए थे एंड सब में सिलेक्शन हुआ मेरा प्रिपरेशन के बाद एंड ज्वाइनिंग हुई। तो आई होप, मुझे ऐसा बिल्कुल आप लोगों से पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छे से तैयारी करोगे अब, और आप भी ऐसे ही सिलेक्शन लोगे इन सारी वैकेंसीज में कि आपको ये सोचना पड़े, आपको ये चॉइस करनी पड़े कि मुझे कहाँ ज्वाइन करना है। जब हम प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो सारे एग्जाम क्लियर होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो आप लोग भी इसी तरह से अब प्रिपरेशन में लग जाइए, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि ये टीजीटी पीजीटी की जो डेट पोस्टपोन हो रही थी बार बार, ये एग्जाम भी अब नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ जरूर कंडक्ट कराया जाएगा। एंड नई वैकेंसी का भी बोल रहे हैं कि नई वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी यानी गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेज जो है, वहां पर भी नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो अब आपके पास गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इसलिए है बिकॉज इतनी सारी वैकेंसीज होंगी, तो अगर आपका कहीं 1-2 मार्क्स से भी रहता है तो किसी न किसी में तो सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है इस बार। आप विद इन 1 ईयर आप सिलेक्शन ले लोगे। तो अब आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम नोटिफिकेशन को क्लियर कीजिए यूपी अल्टी ग्रेड के, एंड आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या हमारे इस नोटिफिकेशन में चेंजेस आए हैं। बिकॉज जो प्रीवियस, इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी, वहां पर और यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। वो चेंजेस क्या है और क्या है नोटिफिकेशन में, आइए बिना देरी किए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पोस्ट किस तरह की है। ग्रुप सी की हमारी ये पोस्ट है एलटी ग्रेड की, टीजीटी जिसको हम कह सकते हैं, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अब बात करें अगर पे स्केल की, तो पे स्केल यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 44,900 से 1,42,400 तक, ये हमारा क्या रहने वाला है, पे स्केल 44,900। एंड ग्रेड पे क्या रहेगा, 4600 ग्रेड पे से स्टार्टिंग होगी आपकी जॉब की, एंड लेवल क्या रहेगा, 7 रहेगा। बाद में आप लोगों के इंक्रीमेंट होता रहता है 7 से 8 और ऐसे करके आपका ग्रेड पे भी लेवल भी बढ़ता जाता है। ग्रेड पे भी 4600 से 47,600, ऐसे 50,000 या आगे ऐसे आपका इंक्रीमेंट हर साल होगा, तो ये आपका बढ़ता जाता है। बट यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो आप 50 से अबव अपनी सैलरी लेके चलिए आराम से, डीए वगैरह मिलाकर, बिकॉज दिस इज अ ग्रेड पे और बेसिक पे, ये आपका बेसिक है। इसके ऊपर डीए वगैरह जब आपको मिलेगा, एचआरए मिलेगा, तो सैलरी 50 से ऊपर जाएगी। मीन्स अगर आप सैलरी वाइज देखें तो इट इज अ गुड जॉब। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात ये होती है रेपुटेड जॉब। टीचर की जो जॉब है वो रेपुटेड जॉब है, अच्छी जॉब है और सैलरी वाइज भी अच्छी है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो हम बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री, हर किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। बट अगर आप बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स हैं तो जूलॉजी एंड बॉटनी एज सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मीन्स यहाँ डाउट बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मैम हमने फर्स्ट ईयर में जूलॉजी पढ़ा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट इसी तरह के आते हैं
कि हमने फर्स्ट ईयर में जूलॉजी बॉटनी पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर में ये पढ़ा हुआ है, थर्ड ईयर में ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, ये फर्स्ट सेकंड ईयर की तो इन्होंने बात ही नहीं की है। इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन डिग्री विद जूलॉजी एंड बॉटनी एज सब्जेक्ट। आपके पास जूलॉजी बॉटनी एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे वो 1 ईयर आपने पढ़ा है, 2 इयर्स पढ़ा है, चाहे 3 के 3 इयर्स पढ़े हैं। जिन बच्चों ने CBZ से नॉर्मल BSc किया हुआ है, लाइक केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, उनके पास तीनों साल में रहा है, उन्हें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट जिन लोगों ने कुछ अलग सब्जेक्ट उनके पास रहे हैं, उन्हें डाउट होता है। तो उनके लिए यही चीज है कि अगर आपने जूलॉजी बॉटनी 1 साल या 2 साल भी पढ़ा है, तब भी आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। उसके बाद सेकंड चीज क्या होनी चाहिए आपके पास, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि BEd इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE इन इंडिया। यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद जूलॉजी एंड बॉटनी एंड BEd होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज एज लिमिट। एज लिमिट भी हमारे यहाँ पर ठीक है बेटा, 21 to 40 ईयर्स है। मीन्स मिनिमम आपका 21 ईयर्स एज होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होना चाहिए ऑन जुलाई 1, 2025। यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी ये एज, इसके बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए। नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1985, उससे पहले आपका बर्थ ना हुआ हो 1985 जुलाई से, एंड नॉट लेटर देन जुलाई 1, 2004 जुलाई 1 के बाद आपका बर्थ ना हुआ हो। PH कैंडिडेट्स के लिए 55 ईयर्स तक एज है एंड 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है अदर शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC और ST के लिए 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा रहेगा, जो सबसे ज्यादा डाउट वाली और सबसे नई चीज जो इस बार में देखने को मिल रही है। दिस टाइम एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। एग्जाम जो होगा हमारा 2 फेज में होगा, प्री एंड मेंस। जो प्री होगा, सबसे अच्छी बात इसकी कि प्री जो होगा वो सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए होगा। मींस मेरिट जो है वो प्री और मेंस दोनों को मिलाकर नहीं बनेगी। प्री केवल मेंस के लिए कौन कैंडिडेट सुटेबल है उनको सिलेक्ट करने के लिए है। तो प्री में हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे यहाँ पर 35% SC और ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है और अदर कैटेगरीज के लिए 40% है। मींस अगर आपके 35% और 40% से कम मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे मेंस देने के लिए। और इसके ऊपर ये तो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है। अब जितने कैंडिडेट्स होंगे उसके बेसिस पर हम कितना मल्टीपल, कितना टाइम, कितना गुना हम मेंस के लिए वो कैंडिडेट्स को ले रहे हैं, उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। बट ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है हमारे, समझ रहे हैं ना आप। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये है, बट मेरिट जो बनेगी प्री की वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया और कितना स्कोर किया, उसके अकॉर्डिंग मेंस में कितने कैंडिडेट्स उनको लेने हैं। आफ्टर दैट मेंस जो होगा हमारा सिलेक्शन मेरिट जो बनेगी वो केवल मेंस पर आधारित होगी। और प्री के एग्जाम की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 20 क्वेश्चंस हमारे 30 क्वेश्चंस GS से होंगे और 120 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट के होंगे, मीन्स हमारी बायोलॉजी से होंगे। मार्क्स यहाँ पर टोटल होंगे 300, मीन्स 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग पहले भी यही होती थी इसमें और अभी भी यही है। 1/3 यानी 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगी एंड टाइम जो होगा वो आपको 2 आवर्स का मिलेगा। यानी 150 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन GS के होंगे। GS की हम सिलेबस की डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, बट आप थोड़ा सा आइडिया आपको अभी दे देते हैं कि GS में हमारे क्या क्या होगा। सारा हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सारी चीजें होंगी, एज वेल एज हमारा मैथमेटिक्स भी होगा। 10th लेवल तक का मैथ्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड अगर सब्जेक्ट में आप जानते हैं, सब्जेक्ट के भी सिलेबस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी मेथ्स की बात करें तो मेथ्स में हमारे बेटा 20 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे 20, और उन 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन हमारे देखने को मिलेंगे किस तरह के, ये हमारे 8 मार्क्स कैरी करेंगे। 8 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे जिनका हमें आंसर करना होगा 125 वर्ड्स में। 125 वर्ड्स में यहाँ पर देखिए मेंस में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपको इतने वर्ड्स में जो कुछ उन्होंने पूछा है उसको एफिशिएंसी के साथ करेक्शन मतलब बहुत अच्छे से कि बात आपको एक्यूरेसी के साथ एफिशिएंसी के साथ वो जवाब देना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो लंबी चौड़ी बातें भी नहीं लिखती है और अपने एक्यूरेसी के साथ उस चीज को एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाला मेथड देखा जाएगा कि आप कम वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में कैसे अपने एक्यूरेट आंसर को वहां दे सकते हैं।
तो 8 मार्क्स वाले होंगे हमारे 10 क्वेश्चन और 125 वर्ड्स में आंसर देना होगा, और 10 क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे 12 मार्क्स वाले, और इनका मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा। यहाँ पर हमारे पास टाइम होगा कितना 3 आवर्स का। यहाँ पर आपकी राइटिंग स्पीड भी देखी जाएगी, बिकॉज आपको 20 क्वेश्चन जो इतने मार्क्स वाले हैं, 8 मार्क्स वाले और 10 हमारे 12 मार्क्स वाले, उनको 3 घंटे में आपको लिखना है। तो राइटिंग स्किल, राइटिंग स्पीड ये यहाँ पर आपकी चेक की जाएगी। मुझे जो लगता है कि उसकी ये मेंस एग्जाम जो है, मैंने एक वीडियो पहले भी आपके लिए इस तरह की बनाई है कि मेंस एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर थोड़े से चांसेस किस तरह के बन जाते हैं कि किसी तरह का भेदभाव या निष्पक्षता ना रहने के चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज आप जब अपना आंसर लिखते हैं इस तरह से, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनमें एक्यूरेसी के चांसेस चेकिंग में ज्यादा होते हैं मूल्यांकन कार्य में, लेकिन सब्जेक्टिव जो होता है यहाँ पर थोड़ी डाउट वाली स्थिति बन जाती है। और इस एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव ना होकर यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्टिव ही होता तो ज्यादा बेटर था, बट जैसा भी हमारे पास आया है हमें उसी के लिए प्रिपेयर करना है। हमें मेंस के लिए भी सबसे पहले पॉइंट तो यही आता है कि आपको प्री के लिए प्रिपरेशन कीजिए। आप बायोलॉजी को थोरोली पढ़िए, जीएस को थोरोली पढ़िए। अभी सिर्फ प्री के लिए आप सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं ना अपना, तो मेंस के लिए वो उसी से पहले हम आंसर प्रैक्टिस की, आंसर लिखना कैसे है वो चीज उस टाइम पर या थोड़ा पहले हम करेंगे। बट अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हम सब्जेक्टिव भी डिस्क्रिप्टिव भी आंसर्स लिखने के कैपेबल हो जाएंगे। बस वो थोड़ा प्रैक्टिस की नीड होगी कि किस तरह से, जैसे हम बीएससी में करते हैं, ग्रेजुएशन में करते हैं कि हम अपने आंसर को डिस्क्रिप्टिव वहां लिख के आते हैं, तो अच्छी तरह से कि भाई ये वाला पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट मेंशन करने से इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं या इसको डार्कली हम दिखा सकते हैं कि ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, आप किस चीज को हाईलाइट करेंगे तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं डिस्क्रिप्टिव। नाउ आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सिलेबस उठाना है। सिलेबस वही है जो पहले था, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। बायोलॉजी में, जीएस में आपको वही चीजें पढ़नी है जो पहले थी, बस एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है कि इस बार ये डिस्क्रिप्टिव वाला भी होगा। पहले क्या था, जो आपका ये प्री वाली जो आपका एग्जाम पैटर्न है, यही हमारा होल एग्जाम था कि यही हमारे 30 क्वेश्चन जीएस के थे, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे हमारे, इस तरह से इसी के बेसिस पर पूरा सिलेक्शन था। बट इस बार ये मेंस वाली चीज और ऐड कर दी गई है, बट सब्जेक्ट तो वही है ना, सब्जेक्ट वही है, आपको चीजें वही पढ़नी है, कॉन्सेप्ट वही क्लियर करने हैं, उनको बस आपको यहाँ पर भी अपनी स्किल शो करनी है कि आप डिस्क्राइब भी किस तरह से कर सकते हैं। सो अभी आपको अपने टॉपिक्स, अपना सिलेबस उठाना है, उसको कवर करना है अच्छे से। डिफरेंट बुक्स के बारे में हम पहली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फिर एक नई वीडियो हम लेकर आएंगे कि अभी आपको किन किन सोर्सेज से पढ़ना है, और पीवाईक्यू के लिए जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं डेली आपने जो टॉपिक पढ़ा उसका टारगेट ये रखिए कि इसके पीवाईक्यू या इसके एमसीक्यू भी हमें सॉल्व करने हैं जरूर, आज ही के आज जो हमने पढ़ लिया। अगर आज नहीं कर पाए तो कल उसको मीन्स साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलना है, बट पहले थ्योरी को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप पीवाईक्यू लगाने बैठ गए या फिर आप क्वेश्चन करने बैठ गए प्रैक्टिस, वो बात की चीज होती है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, थ्योरी पढ़िए। तो थ्योरी पढ़ना है, साथ साथ प्रैक्टिस करना है। अभी आप प्री पर फोकस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। Now the next thing is about number of vacancies in different categories. So biology में आप देखेंगे कि मेल ब्रांच की टोटल वैकेंसी जो है वो 185 है, एंड इन दिस डिफरेंट कैटेगरीज में हमारी अनरिजर्व्ड की 76 हैं, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी की 50, और उसके बाद एससी 38, एसटी 3 एंड पीएच 7, और एक्स सर्विसमैन की हमारे यहाँ पर 9, एंड देन डीएफएफ ये कैटेगरी है किसके 3, और उसके बाद एक और जो नई कैटेगरी इस बार ऐड की गई है दैट इज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, वो हमारी यहाँ पर 3 है। मीन्स जिन्होंने नेशनल या कुछ और सर्टिफिकेट, वो आप पूरा डिटेल देख लेना, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए यहाँ पर सेपरेट वैकेंसीज हैं, सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है, और मेल में इस तरह की 3 वैकेंसी है हमारे पास। आफ्टर दैट फीमेल में अगर हम देखें तो उसके बाद मेल ब्रांच में भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसीज का आप डिटेल देख सकते हो। टोटल 7 वैकेंसीज हैं, और डिफरेंट उसमें भी जो कैटेगरीज होती हैं पीएच कैंडिडेट्स में भी उनके लिए डिफरेंट, कि कहाँ पर 2 हैं, कहीं पर 1 है, इस तरह से। आफ्टर दैट हम देखते हैं फीमेल कैटेगरीज। फीमेल में हमारे पास बायोलॉजी की टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। फीमेल की हमारे पास 29 वैकेंसी है टोटल,
इसमें अनरिजर्व्ड 12 वैकेंसी हैं एंड ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5 और उसके बाद एससी की 6, एसटी की 4 और पीएच कैंडिडेट्स की 1 और एक्स सर्विसमैन की 1, डीएफएफ की 0 एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पर 0 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड की सेपरेट करके दी हुई हैं, तो वो यहाँ पर बायोलॉजी में 0 है, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर 1 है, बायोलॉजी में आप देख सकते हो 1 है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट थिंग जो है, ये कुछ डिटेल दी हुई है वैकेंसी, इन्होंने रिजर्वेशन वाइज डिटेल्स है वैकेंसीज की। स्पेशल टीचर या स्पर्श स्कूल फॉर विजुअली या समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बायोलॉजी की टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। सो दिस इज अबाउट ऑल वैकेंसीज और डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या वैकेंसीज हैं। Now the next is most important thing about this total notification. This is about syllabus. सिलेबस की बात करें तो प्री के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो प्री में हमारे पास जनरल स्टडीज भी है। सो जनरल स्टडीज में हमें क्या क्या देखना होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एटसेट्रा, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। मीन्स आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, चारों सेक्शन जो हमारे एसएसटी के अंदर आते हैं वो चारों सेक्शन को देखना है, शॉर्ट में देखना है। और किन किन बुक्स के थ्रू हमने पहले भी अपनी वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, बट एक बार फिर एलटी ग्रेड ओरिएंटेड ही हम जीएस कहाँ से आपको पढ़ना है वो उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारी जो आती है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस। जनरल साइंस अगर आप साइंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की इसकी नीड होती नहीं है, बट फिर भी आप जो भी बुक जनरल स्टडीज़ के लिए लेंगे उसी से जनरल साइंस को आपको देख लेना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स, जिन लोगों का मैथमेटिक्स बहुत वीक है उन लोगों को इस चीज़ का ये नुकसान झेलना पड़ेगा कि आपका अगर मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक है तो आपको यहाँ पर मार्क्स स्कोर करने का ये प्लस है, ये बेनिफिट है आपको कि आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन इस तरह के मैथमेटिक्स के आएंगे। तो आपका अगर मैथ्स ठीक ठाक है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर जाओगे। बाकी अब अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छे से शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है और क्वेश्चन आपके 4 या 5 मैक्सिमम आने हैं। तो जिनका पहले से मैथ्स थोड़ा अच्छा है उनके लिए बेनिफिट वाली चीज़ें हैं ये। बाकी जिनको बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा बहुत तो सबको आता है, तो थोड़ा बहुत आपको उसको रिवाइज कर लेना है, देख लेना है। तो ये भी आपके मैथ्स में बल्कि ऐसा होता है कि हमें अगर मैथ्स का कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर हमारे मार्क्स श्योर होते हैं। बाकी जीएस तो बहुत वाइड सिलेबस है, वहाँ वो तो आप कितना भी कवर कर लो उसमें चीज़ें अलग से आ जाती हैं फिर भी। बट यहाँ पर ये है कि मैथ्स आपका अगर ठीक ठाक है तो वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर ही जाओगे इस तरह के। इसके बाद हम अपने सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों इन्होंने सेपरेट करके पोर्शन दिया हुआ है। जूलॉजी में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन में जितने भी हमारे फाइलम है 11 उन सब के बारे में, और सब में 2-2, 3-3 कम से कम 2-2, 3-3 तो है ही, किसी में ज़्यादा एनिमल्स का भी दिया हुआ है। इन सब की आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद ब्रीफ नॉलेज है प्रोटोजोन्स एंड डिसीज, हार्मफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मींस सेल की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स, जीन्स, जेनेटिक कोड, माइटोसिस, मियोसिस। आफ्टर दैट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर मींस पूरा जेनेटिक्स है आपका, एवोल्यूशन है, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म। इसके बाद इकोलॉजी है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम। एलिमेंट्री नॉलेज है डाइजेशन, रेस्पिरेशन की मींस आपको पूरा फिजियोलॉजी देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड यानी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस और क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसका, एम्फियोक्सिस का, फ्रॉग का और चिक का। और मैमेल्स में प्लेसेंटा, मैं अपने हर वीडियोस में इसके बारे में जिक्र करती हूँ कि प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। और एम्फियोक्सिस, फ्रॉग और चिक का डेवलपमेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं। बायो जियोग्राफी, जू जियोग्राफिकल रियाम्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक फोना, ये तो जूलॉजी का पोर्शन हो गया। आफ्टर दैट बॉटनी की बात करें तो वायरस, डेफिनेशन, नेचर, उनका ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, वायरस, प्रियोन्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वायरस की,
ऐसे ही बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आफ्टर दैट फंजाई का भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका क्लासिफिकेशन, किसका दिया हुआ क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कुछ कॉमन फंजाई, राइजोपस, पाइथियम, एल्बुगो, एस्परजिलस, इनका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। एल्गी है, बहुत सारी एल्गी के बारे में लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर देखना है। बहुत वाइड सिलेबस है बेटा कि कई सारी एल्गी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, कई सारी फंगस के बारे में पढ़ना है, लाइकेंस के बारे में जनरल पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, मींस प्लांट की जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन में 5 ग्रुप हैं हमारे, उन सब के बारे में शॉर्ट में उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जनरल कैरेक्टर्स और उनके कुछ प्लांट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आफ्टर दैट टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बेंथम और हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये सभी जगह पर। इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्ड पैथोलॉजी, जनरल सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिसीज के बारे में हमें पढ़ना है। सिम्टम्स, डिसीज साइकिल, बहुत सारी प्लांट की डिसीज लाइक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इनका कॉजेटिव एजेंट, इनके बारे में थोड़ा डिसीज साइकिल। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन वेलफेयर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मींस जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। This is the whole syllabus of zoology and botany. So बच्चों, this was all about syllabus and नोटिफिकेशन ऑफ दिस एग्जाम। सो जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अब आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, डेली टारगेट सेट कीजिए कि आपको कितने टॉपिक कितने दिन में किस तरह से कवर कर सकते हैं आप सिलेबस को। और डेली आप जीएस का भी पोर्शन रखिए कि जीएस का भी ये चीज़ मुझे इतना पढ़ना है, इतना मुझे बायो से डेली पढ़ना है, और फिर इतना घंटा या 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए देना है। क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बिकॉज एग्जाम हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम इसमें मिलने वाला है, बहुत लंबा टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत सीरियस होकर आपको अच्छे से लग जाना है अपनी प्रिपरेशन में कि, और टारगेट सेट कर लेना है कि इतने टाइम में मेरे को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। एंड आप लोगों की गाइडेंस और हेल्प के लिए मैं भी नई वीडियोस लाती रहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।